गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपका सेकेंड लास्ट चैप्टर है बायोमैकेनिक्स। जैसे आप बोर्ड पे देख भी रहे हैं, ये मैंने समरी टाइप में लिख दिया है और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें बेसिकली आपसे पूछेगा कि बॉडी में कितने टाइप की मूवमेंट होती है, क्या उनका नाम है। जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, अडक्शन, रोटेशन। ये मूवमेंट है आपके अलग अलग जॉइंट्स में होती हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में, इसमें हिंज जॉइंट में, जो मैंने आपको बताए थे। हिंदी में भी इनका नाम मैंने लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इसमें बायोमैकेनिक्स आप देखिए। बायोमैकेनिक्स हिंदी में इसका नाम है जीव यांत्रिकी। मतलब बॉडी को मशीन, बायो का मतलब क्या, जीव, जीव का मतलब क्या, जिसमें कोई भी लिविंग ऑब्जेक्ट, मतलब जैसे हम। यांत्रिकी मतलब मैकेनिक्स मतलब मशीन। बॉडी को एज ए मशीन स्टडी करना ही बायोमैकेनिक्स है। दूसरा, आप मूवमेंट कर रहे हो, आपकी बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है, कोई इंटरनल फोर्स भी काम कर रहा है, कोई आंतरिक बल काम कर रहा है, कोई बाहरी बल काम कर रहा है। ठीक है, उन बलों की वजह से आपकी मूवमेंट कैसे हो रही है, क्या असर उस पर पड़ रहा है, इस स्टडी को भी हम बायोमैकेनिक्स ही कहते हैं। जैसा मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इफेक्ट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्स ऑन बॉडी मूवमेंट। ठीक है, और ऊपर भी लिखा हुआ है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर विच अफेक्ट मूवमेंट। बाहरी और आंतरिक क्या फैक्टर हैं जो आपकी मूवमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं। बाहरी और आंतरिक क्या बल लग रहा है, ठीक है, जो आपकी बॉडी की मूवमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब है बायोमैकेनिक्स। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बायोमैकेनिक्स क्या है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है। बायोमैकेनिक्स क्या है ये मैंने आपको बता ही दिया है। अब इसके इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे अच्छा इम्पोर्टेंस, अगर आपको बायोमैकेनिक्स आती है तो आपकी मूवमेंट सही होगी। मूवमेंट सही होगी तो नो डाउट आपको इंजरीज नहीं होगी। आपकी मूवमेंट की एफिशिएंसी ज़्यादा आएगी। आप कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट दे सकते हो। ठीक है, आपका परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। ये सब चीज़ें बायोमैकेनिक्स से आती है। जैसे सपोज़ मैं जेवलिन थ्रो करता हूँ। जेवलिन थ्रो में, जेवलिन मतलब भाला फेंकते हैं। तो उसमें क्या है कि अगर मेरे को बायोमैकेनिक्स आती है तो मुझे पता होगा कि किस एंगल पे मैं फेंकूँगा, कैसे मैं अपने शोल्डर से किस तरीके से पावर जनरेट करूँगा कि मैक्सिमम पावर आए। तो ये सब बायोमैकेनिक्स में पढ़ा जाता है। इसके बाद कुछ मूवमेंट्स देखो मैंने लिखी हुई हैं, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, अडक्शन और रोटेशन। ये एज इट इज़ क्वेश्चन पूछेगा। सीबीएसई का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है ये। बहुत बार सीबीएसई ने पूछा है कि भाई बॉडी में मूवमेंट कौन कौन सी होती हैं। तो मैं ये, आप मूवमेंट के नाम पढ़ लीजिए। अभी मैं कैमरे को रोटेट करके आपको मूवमेंट्स भी दिखा दूंगा कैसे होती है। नाम आप देख लीजिए, आकुंचन, विस्तरण, अपवर्तन, अभिवर्तन, रोटेशन। हिंदी इंग्लिश में दोनों में रोटेशन होता है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं फ्लेक्शन की। तो फ्लेक्शन, फ्लेक्शन में क्या होगा, जैसे ये मेरा हाथ देख रहे हैं आप, ठीक है, ये आप हाथ देख रहे हैं। फ्लेक्शन का मतलब ये वाली मूवमेंट, इसको बोलेंगे हम फ्लेक्शन। मतलब जब किसी भी दो हड्डियों के बीच का जो एंगल है, जब वो कम होगा तो उसको हम फ्लेक्शन बोलेंगे। ठीक है, व्हेन द एंगल बिटवीन द टू बोन्स एट अ जॉइंट, ठीक है, विल डिक्रीज, दिस दैट मूवमेंट विल बी कॉल्ड एज फ्लेक्शन। ये आप याद रखेंगे। फिर से देखो, ये फ्लेक्शन है, और जब मैं इसको ऐसे दोबारा हाथ को खोल रहा हूँ तो एक्सटेंशन है। मतलब ये फ्लेक्शन, ये एक्सटेंशन। जब दो हड्डियों के बीच का एंगल कम होगा तो फ्लेक्शन होगा, जब एंगल बढ़ जाएगा तो वो एक्सटेंशन होगा। इसके बाद तीसरी मूवमेंट आती है अबडक्शन, अपवर्तन। अबडक्शन में क्या होता है, अबडक्शन मूवमेंट में अबडक्ट का मतलब होता है जनरली किडनैप करना, किडनैप करके दूर ले जाना। ऐसे ही कोई भी मूवमेंट आप कर रहे हो, जब आप बॉडी से दूर जा रहे हो तो उस मूवमेंट को हम बोलेंगे अबडक्शन। अबडक्शन, ठीक है, ये मूवमेंट होती है अबडक्शन। बॉडी से जब आप दूर अपने हाथ को लेके जाएंगे तो उसको हम बोलेंगे अबडक्शन। अभी मैं आपको दिखा दूंगा थोड़ी देर में, आपको सारी मूवमेंट करके ही बताई जाएंगी तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अबडक्शन,
जब बॉडी से दूर लेके जा रहे हो तो अबडक्शन, जब बॉडी के करीब मूवमेंट लेके आ रहे हो तो अडक्शन। अबडक्शन, अडक्शन मतलब सीधा सीधा यही लिखना है कि व्हेन एनी मूवमेंट, मतलब कोई भी मूवमेंट आप कर रहे हो एंड यू आर गोइंग अवे फ्रॉम योर बॉडी, दैट इज़ अबडक्शन, एंड इफ़ यू आर कमिंग क्लोजर टू योर बॉडी, दैट इज़ अडक्शन। सिंपल। नहीं तो आप एक बार बुक में भी देख लीजिएगा, बुक में बहुत अच्छी पिक्चर है अबडक्शन की और अडक्शन की। मैं भी दिखा दूंगा अभी आपको थोड़ी देर में, बुक से ही दिखा दूंगा, डोंट वरी। लास्ट मूवमेंट आती है रोटेशन। रोटेशन जैसे आप अपने शोल्डर्स को गोल गोल घुमाते हैं वो रोटेशन है, आप अपनी नेक को गोल गोल घुमाते हैं वो रोटेशन है। तो ये सभी आपकी मूवमेंट्स हैं। अभी मैं एक बार इनके आपका एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए, एक फ्लेक्शन और एक एक्सटेंशन। जब आप हाथ को मोड़ते हो तो फ्लेक्शन, जब हाथ को खोलते हो तो एक्सटेंशन। नेक्स्ट ये मूवमेंट देखिए आप, जब हाथों को, जैसे आप सीधे खड़े हो, सावधान मुद्रा में आप खड़े हैं, ठीक है, सावधान मुद्रा में आप खड़े हैं। जब आप अपने हाथों को साइड में खोलते हैं, मतलब सावधान मुद्रा में आपके हाथ आपकी बॉडी से चिपके हुए हैं, और जब साइड में खोलोगे मतलब आपके हाथ आपकी बॉडी से दूर जा रहे हैं, इसका मतलब वो अबडक्शन है। और जब हाथों को दोबारा करीब लेके आओगे, दोबारा सावधान मुद्रा में आओगे, तो वो मूवमेंट हो जाती है अडक्शन। अडक्शन, अबडक्शन और अडक्शन, अपवर्तन और अभिवर्तन। रोटेशन मैंने आपको बता ही दिया। देन आफ्टर आपका एक क्वेश्चन ये पूछेगा न्यूटन लॉ से। न्यूटन लॉ क्या है? लॉ ऑफ न्यूटन ने 3 लॉज दिए हैं बेटा। एक है लॉ ऑफ इनर्शिया, मतलब जड़ता का नियम। एक है लॉ ऑफ एक्सीलरेशन, मतलब त्वरण का नियम। और तीसरा है लॉ ऑफ रिएक्शन, मतलब प्रतिक्रिया का नियम। अब इसका मतलब क्या है? न्यूटन लॉज का मतलब क्या है? जड़ता का नियम का मतलब क्या है? लॉ ऑफ एक्सीलरेशन का मतलब क्या है? एंड लॉ ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है? पहला, जड़ता। जड़ता मतलब आपकी बॉडी के अंदर कोई ऐसा फोर्स है जो आपको कुछ भी काम करने से रोकता है। मतलब आप जो भी मूवमेंट करोगे वो आपके उल्टा चलेगा और वो आपको रोकेगा, वो आपके रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा आपके अगेंस्ट में। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। मतलब सपोज एक बॉडी किसी भी स्टेट में है, किसी भी स्टेट में। स्टेट का मतलब क्या? या तो वो चल रही होगी, या तो वो मूविंग स्टेट में होगी, या फिर वो रेस्ट की स्थिति में होगी। अगर एक बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, किसी भी स्टेट में है वो, तो वो कंटिन्यूअसली उसी स्टेट में रहेगी जब तक उस पर किसी बाहरी बल का उपयोग नहीं होगा। आई रिपीट, कोई भी बॉडी अपनी जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहेगी, या तो रेस्ट में या मोशन में, जब तक उस पर किसी बाहरी बल का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, इंग्लिश में इसको कैसे लिखेंगे? एनी बॉडी विच इज़ इन एनी स्टेट, ईदर इन रेस्ट और इन मोशन, it will tends to remain in the same state until and unless it will be forced by some external force। जब तक उस पर कोई बाहरी बल उसको फोर्स नहीं करेगा, जब तक वो उसी स्टेट में रहेगी। फॉर एग्जांपल, आपने कोई बॉल फेंकी, बॉल मूवमेंट में आ गई, बॉल जब तक नहीं रुकेगी जब तक उसको सामने से कोई रोकेगा नहीं। जब तक बॉल को कोई रोकेगा नहीं सामने से, जब तक वो नहीं रुकेगी। आपको लग रहा होगा कि हम बॉल फेंक देते हैं वो तो रुक जाती है, वो नहीं रुकती है। एक्चुअली उसको सामने से रोक रहा है कोई। कौन रोक रहा है? उसको धरती रोक रही है। धरती फ्रिक्शन का काम कर रही है, वो उसको रेसिस्ट कर रही है। फ्रिक्शन क्या होता है? दो सरफेसों के बीच में जब दो सरफेस आपस में टच करती हैं तो जो उल्टी दिशा में जो बल क्रिएट होता है उसको क्या बोलेंगे? फ्रिक्शन। तो उस पर भी एक फोर्स काम कर रहा है। तो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या बोलता है? एनी बॉडी विच इज़ इन एनी स्टेट, ईदर इन रेस्ट और इन मोशन, इट विल रिमेन इन द सेम स्टेट अनटिल एंड अनलेस इट विल बी फेल्ट बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। कोई भी बॉडी अपनी उसी अवस्था में रहेगी
जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगेगा। क्लियर? ये लॉ ऑफ इनर्शिया है। इसका सीधा एक एग्जांपल ये आपने अपने 10th क्लास में ही पढ़ा होगा। एक आदमी कोई भी है, बस में चल रहा है, बस में मूव कर रहा है, बस मूव कर रही है तो वो भी मूव कर रहा है, वो साथ में मोशन में है। बस में सडनली ब्रेक लगता है तो आप आगे की तरफ गिरते हो। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी उस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रही। बॉडी मोशन में है तो वो भी मोशन में है और वो अपने आप को मोशन में ही रखना चाह रहा है। ओके, इसीलिए जब सडनली ब्रेक लगते हैं तो आप आगे गिरते हो। सेकंड, लॉ ऑफ एक्सीलरेशन, मतलब त्वरण का नियम। इसका त्वरण का नियम इसमें क्या बोलता है? त्वरण के नियम में ये बोलता है, देखो ये मैंने लिखा है त्वरण के नियम का, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन मतलब त्वरण, मास मतलब बॉडी का मास। फोर्स, जब भी आप फोर्स लगाएंगे, जब भी आप फोर्स लगाएंगे तो एक एक्सीलरेशन हर बॉडी में क्रिएट होगा। जब भी आप फोर्स लगाएंगे तो एक एक्सीलरेशन आपकी बॉडी में क्रिएट होगा। ये आप याद रखें। जितना ज़्यादा बल एक्सीलरेशन जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा बल होगा। आप यहाँ देख रहे हैं फोर्स ज़्यादा होगा तो एक्सीलरेशन भी ज़्यादा होगा, और एक्सीलरेशन ज़्यादा होगा तो फोर्स भी ज़्यादा होगा, नो डाउट। जैसे हम सपोज़ कीजिए हम कोई एक भारी वस्तु लेते हैं, एक हल्की वस्तु लेते हैं, ठीक है। सेम सामान का फोर्स लगाते हैं, सेम सामान का दोनों पे फोर्स लगाते हैं, तो उस केस में क्या होता है, जो हल्की वस्तु है वो ज़्यादा दूर तक जाती है, और जो भारी वस्तु है उसको अगर उसी दूरी पर पहुंचाना है तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। आप कह सकते हैं कि फोर्स मास अगर ज़्यादा होगा तो फोर्स भी आपको ज़्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट है आपका लॉ ऑफ रिएक्शन। आप देखेंगे लॉ ऑफ रिएक्शन। लॉ ऑफ रिएक्शन क्या बोलता है? क्रिया और प्रतिक्रिया। मतलब आप कोई भी एक्शन करते हैं, कोई भी एक्शन करते हैं, उसका उतनी ही उसकी मैग्नीट्यूड होगा, और बस उल्टी दिशा में होगा रिएक्शन। किसी भी एक्शन का जो रिएक्शन होगा बस उसकी डायरेक्शन उल्टी होगी, क्योंकि वो रिएक्शन है, लेकिन उसकी ताकत उतनी ही होगी जितना आपने एक्शन से, जितनी ताकत से आपका एक्शन हुआ है। मतलब अगर मैं स्विमिंग करता हूँ, स्विमिंग के केस में जितनी ताकत से मैं पानी को पीछे धकेल रहा हूँ उतनी ही ताकत से पानी भी मुझे आगे की तरफ धकेलता है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ रिएक्शन। मतलब हर एक्शन का जवाब आपको रिएक्शन के रूप में मिलेगा, उतनी ही ताकत से, लेकिन उसकी दिशा उल्टी होगी। बस टू एवरी एक्शन देयर विल ऑलवेज बी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सिर्फ आप इतना ध्यान रखेंगे। ये मूवमेंट्स मैंने आपको बताया, न्यूटन लॉज आपको बताए, और बायोमैकेनिक्स की डेफिनेशन आपको बताई। इस चैप्टर से इससे ज़्यादा कभी नहीं पूछेगा। इन केस एक क्वेश्चन और आपसे पूछ सकता है, मैं लिख देता हूँ, जरा वेट कीजिए। फ्रिक्शन आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा। फ्रिक्शन में बोलेगा फ्रिक्शन क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। फ्रिक्शन क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। स्टैटिक होता है, डायनामिक होता है, डायनामिक में एक ग्लाइड का होता है और एक रोल करने वाला होता है। ये मैंने आपको लिख दिया है। देखो फ्रिक्शन दो प्रकार का, एक स्टैटिक एक डायनामिक। डायनामिक में दो प्रकार, एक ग्लाइड एक रोल। अब समझाता हूँ। देखो फ्रिक्शन एक बल है, फ्रिक्शन भी एक बल है जो आपकी मूवमेंट के उल्टी दिशा में आप पर लग रहा है, लेकिन वो बल कब लगेगा? सरफेस टू सरफेस पे लगेगा। जैसे मैंने बताया था, आप गेंद मारते हो, गेंद क्यों रुक जाती है? क्योंकि जो ग्राउंड का सरफेस है उसको गेंद की गति को वो रोक रहा है। किस रूप में? फ्रिक्शन के रूप में। फ्रिक्शन दो प्रकार का होगा। जब भी दो बॉडी के सरफेस कांटेक्ट में आएंगे तो फ्रिक्शन लगेगा।
दो प्रकार का ये लगेगा, स्टैटिक और डायनामिक। सपोज एक बॉडी दूसरी बॉडी के सरफेस पर चलती है, ठीक है, एक बॉडी दूसरी बॉडी के सरफेस के ऊपर आ गई है लेकिन वो चल नहीं रही है, वो एक जगह पे स्थिर है, तो भी फ्रिक्शन लग रहा है, लेकिन क्योंकि वो स्थिर है इसलिए उसको स्टैटिक बोलेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन जब एक बॉडी की सरफेस दूसरी बॉडी की सरफेस के ऊपर है लेकिन वो मूवमेंट में है तो उसको डायनामिक बोलेंगे। डायनामिक जब वो मूवमेंट में है, और मूवमेंट दो प्रकार से हो सकती है, एक ग्लाइड हो सकता है, एक रोल हो सकता है। रोल का सबसे बड़ा एग्जांपल गेंद को ग्राउंड पे फेंको, वो रोल करती हुई जाती है। दो सरफेस, एक गेंद की सरफेस, एक ग्राउंड की सरफेस, दोनों कांटेक्ट में है और मूव कर रही है तो डायनामिक है, और रोल कर रही है तो डायनामिक में भी कौन सा है, रोल। और डायनामिक में जो ग्लाइड वाला है उसका बेस्ट एग्जांपल है जो बर्फ़ के आइस स्केटिंग जो लोग करते हैं, आप उनको देखो, बर्फ़ की सरफेस और जो उन्होंने शूज़ पहने हुए हैं उनमें जो व्हील्स लगे हुए हैं उनकी सरफेस दोनों आपस में कांटेक्ट में आई है, लेकिन वो उसके ऊपर चल रहे हैं तो डायनामिक हो गया, लेकिन रोल नहीं कर रहे हैं, ग्लाइड कर रहे हैं, इसलिए ग्लाइड हो गया। तो ये आपका पूरा चैप्टर है बायोमैकेनिक्स की डेफिनेशन। आप इसकी पूरे की अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो मैं आपको इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से। बायोमैकेनिक्स की डेफिनेशन, टाइप ऑफ मूवमेंट्स, न्यूटन लॉज एंड फ्रिक्शन, ये आपका चैप्टर है। आप इसको देखें और आपको PDF फॉर्मेट में नोट्स मिल जाएंगे, उसमें से आप नोट्स बनाएंगे एज अ होमवर्क। ओके, थैंक यू।